नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी और सनसनीखेज खबर से। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मामले में हैदराबाद से लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इस मामले में बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकियों ने चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची थी। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। एनआईए दोनों आतंकियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी और पटना एनआईए कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। तो देखिए, बड़ा खुलासा, सनसनीखेज खुलासा। पार्सल बम ब्लास्ट मामले में दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। यह बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ में ये बातें सामने आई है। दोनों आरोपियों को एनआईए जो है ट्रांजिट रिमांड पर लेने वाली है और पटना एनआईए कोर्ट में दोनों को पेश भी किया जाएगा। और समझिए, अगर ये धमाका होता, इनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो कितना नुकसान हो सकता था। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं। चलती ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी आतंकियों की, लेकिन उससे पहले इनको रोक लिया गया। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैदराबाद से, उनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। और दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। 10 बड़े खुलासे ये जानते हैं। पहला खुलासा देखिए, पाकिस्तान के आकाओं के निर्देश पर बड़ी साजिश रची गई थी। दूसरा खुलासा, सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई। सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन में बड़े धमाके की साजिश थी। नासिर और उसके भाई इमरान ने आईडी बम बनाया था जो आग लगाने वाला था। मोहम्मद नासिर खान 2012 में पाकिस्तान गया था। छठा खुलासा, लोकल केमिकल से आईडी बनाया गया था। और यह भी जानकारी मिल रही कि आईडी बम बनाने में जो नासिर है वो माहिर था। लश्कर के आतंकियों से नासिर जो है ट्रेनिंग ले चुका है। नासिर और इमरान लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं के संपर्क में थे। और देखिए, गिरफ्तार दोनों को अब एनआईए ट्रांजिट रिमांड पर लेने वाली है और भी कई खुलासे हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इधर खबर यह भी है कि आज ही एनआईए की टीम दोनों भाई नासिर मलिक और इमरान मलिक को लेकर पटना पहुंचेगी, जहां दोनों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी रवेश नारायण ने पूरी खबर बताई। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनआईए ने इमरान और नासिर मलिक नाम के 2 सगे भाइयों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है, जिसे रिमांड में लेकर के आज एनआईए की टीम पटना पहुंचेगी। आपको बता दें कि ये दोनों भाई जो है वो पटना पहुंचने के बाद एनआईए जो है एनआईए कोर्ट में उसे पेश करेगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। एनआईए की जो आधिकारिक बयान और प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है, उसके मुताबिक ब्लास्ट की प्लानिंग और साजिश रचने में दोनों भाइयों की बड़ी भूमिका रही है। इन दोनों भाइयों की जो साजिश थी कि इसे ट्रेन को उड़ाया जा सके, जो इंटेलिजेंस सेल के पास जो इनपुट थी तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल, उनके मुताबिक दोनों जो भाई हैं इमरान मलिक और नासिर मलिक, इसके जो तार है वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। जानकारी यह भी मिली है कि ये दोनों सीमा पार से बनाई गई लश्कर के एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, जिसके बाद तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल की टीम ने एनआईए के अधिकारियों के साथ शेयर किया और फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद एनआईए की जो टीम है दोनों को धर दबोचा। बताते चले कि बिहार में जैसे ही एनआईए की टीम पहुंची थी, वहां से दिल्ली लौटने के बाद एनआईए की टीम जो है हैदराबाद में कैंप कर रही थी और दोनों जो गिरफ्तार भाई हैं इमरान और नासिर मलिक, उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आज जो एनआईए जो है वो कोर्ट में पटना में पेश किया जाएगा। देखिए, आपको बताते चले कि दोनों भाई जो है कपड़ा व्यापारी हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हैदराबाद में रह करके अपना व्यापार चला रहे थे और व्यापार के पीछे एक बड़ा आतंकी चेहरा जो है वो छुपा हुआ था, जो अब पकड़ में आया है। तो एनआईए की टीम दोनों आतंकवादियों को जब आज ले करके यहाँ पटना पहुँचेगी तो देखने वाली बात होगी कि इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवेश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। इधर छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने अवध असम एक्सप्रेस से एक अगवा बच्चे को बरामद किया। बरामद बच्चे को उसका मौसा ही
गुवाहाटी से अगवा कर राजस्थान लेकर जा रहा था। इसी बीच रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना मिली और बच्चे की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। जीआरपी और आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए अगवा बच्चे को बरामद कर लिया। वहीं अपहरणकर्ता जय किशन नायक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजस्थान के चूरू का रहने वाला है। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी अनिरुद्ध राय ने कहा कि बच्चे को अगवा कर ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई कर उसे बरामद किया गया। पारिवारिक विवाद की बातें भी सामने आ रही हैं। मौसा है बच्चे का कुछ घरेलू समस्या बता रहा है, बाद में बाकी जो है जांच में कंफर्म हो जाएगा। किस तरह की समस्या बता रहा है कि इसके बच्चे शायद हैं, उसका बच्चे का वहाँ से विदाई नहीं हो रहा है, उसी में ये गुस्से में या इस टाइप का कुछ काम किया है, अपहरण करके ले जा रहा है। और इधर बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों का रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में सबसे ज्यादा आईजीआईएमएस में 90% मरीज इस बीमारी से ठीक हुए हैं। झारखंड के रांची से आए एक मरीज को अभी हाल ही में डॉक्टरों ने ठीक किया। कैसे डॉक्टर दे रहे हैं ब्लैक फंगस को मात, देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस बीमारी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था और लोगों के अंदर लगातार दहशत व्याप्त थी, लेकिन आईजीआईएमएस ने लगातार सफलता हासिल की है। ऐसे में सक्सेस रेशियो बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। हमारे साथ ऐसे मरीज भी हैं जो झारखंड से बिहार पहुंचे थे आईजीआईएमएस में, जिनका ब्लैक फंगस का इलाज हुआ, आज स्वस्थ होकर घर लौटने वाले हैं। था सर कि हो सकता है कि हम बचे भी ना, जान भी ना बचे। आंख तो नहीं लग रहा था कि बचे, लेकिन राकेश सर और कुछ अनेक सर जो ओटी में रहते थे, हमारा स्थिति को देखते हुए बोले कि नहीं, दवा से भी ठीक किया जा सकता है, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। दवा से भी ठीक किए, अभी मेरा आंख भी बचा है, प्राण भी बचा है सर, जान भी बचा है सर। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई। ये टीम में आई के विभाग के लोग, ईएनटी के विभाग के लोग, एनेस्थीसिया के विभाग के लोग, न्यूरोसर्जरी के विभाग के लोग और मैक्सिलोफेशियल के 5 लोगों की टीम बनी। पांचों डिपार्टमेंट एक साथ बैठे और हम लोगों ने वीडियोस देखना शुरू किया। इस बीमारी का इलाज कैसे होता है, कैसे इसकी जान बचाई जा सकती है, और 2 दिन तक हम लोग वीडियोस देखते रहे। तीसरा दिन से हम लोग ने इलाज शुरू कर दिया। हमारे लिए डेफिनेटली कि एक न्यू इतना आउटकम और ये कि सडन आउटबर्स्ट हो गई थी डिजीज़ की, तो इसके लिए हमने एक जो टीम बनाई, उसी टीम के मुताबिक भी एक रोड मैप बनाया गया था कि कैसे ये इसे हैंडल करना है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बेहतर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवा के लिए शुक्रिया अदा करना है। आज बात एक ऐसे डॉक्टर की जिनका मकसद है सिर्फ मरीजों की सेवा करना, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की, जिन्होंने मां का अंतिम संस्कार किया और तुरंत ड्यूटी पर लौट आए। उन्होंने अपनी मां के लिए सच्ची श्रद्धांजलि अपने कर्तव्य को पूरा करना समझा। उनका मानना है कि संकट के इस दौर में मरीजों की सेवा से बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। मरीजों की सेवा कोई डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने अपना जीवन बना लिया है। इनका यह काम लोगों के लिए मिसाल है और उनके जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। मेरी माता जी का निधन हुआ है परसों, और उसके बाद मैं अभी कार्य में थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग मीलों दूर से, यानी कोई राजमहल, कोई 3 पहाड़ 100 किलोमीटर से ज़्यादा होंगे, वहाँ से आए हैं, कष्ट में हैं, तो वो शायद इसी विश्वास पर आए हैं मेरे पास कि मैं उनके लिए शायद कुछ कर सकता हूँ। मैं इस विश्वास की डोर को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। कर्मकांड अपनी जगह है, वो मैं कर्म कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में थे, उनका भी ये कहना था कि जो सैनिक होता है वो अपना पहले धर्म जो है उसका वो कर्म होता है। और देखिए, कोरोना काल में कई ऐसे डॉक्टर्स सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेवा और समर्पण का भाव दिखाते हुए मरीजों का इलाज किया और मरीजों को चेहरों पर मुस्कान भी लौटाई। ऐसे एक डॉक्टर हैं मुंगेर के नेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर एम अयूब आलम, जिन्होंने अपने अस्पताल में कोरोना काल में लगभग 700 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज किया, जो आज दूसरे डॉक्टरों के लिए मिसाल है। डॉक्टर अयूब का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद मानो जनजीवन को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अस्पताल के स्टाफों और नर्सों की मदद से वो लगातार इलाज कर रहे हैं और
किसी डर और भय के बिना। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतर पेशेंट जो हैं इस हॉस्पिटल से कोरोना की जंग जीतकर अपने घर लौट गए। न्यूज़ 18 डॉक्टर एम अयूब आलम के इस जज्बे को सलाम करता है। हाँ, मला घर पे उतारेगी। तो बाबूजी से मैंने बात किया, मैंने अपने पिताजी से बात किया, इनका नाम हाजी मोहम्मद जुबैर साहब है। मैंने उनसे बात किया कि मैं ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में इलाज के लिए सरकार ने मतलब इस तरह से अधिकृत करना चाह रहे हैं। उन्होंने दो बात कहा कि आप घर नहीं आकर करके कोविड मरीजों की सेवा में लगे रहें और यही काम करें, यथास्थिति जब तक बनी रहे आप अंत तक यही काम करते रहे। तो हमने ये एक बल मिला, सकारात्मक बल मिला, जिससे कि हम को काम करने में और मरीजों की खिदमत करने में, सेवा करने में दिल से हमें मजा आया, अच्छा लगा। और बिहार में आज से 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन का मेगा अभियान शुरू हो रहा है और इस अभियान के लिए वैक्सीन की 7.75 लाख डोज मंगलवार की रात बिहार पहुंची थी, जिसे बुधवार को सभी जिलों को भेज दिया गया। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल हैं। इसके अलावा रविवार तक वैक्सीन की 10 लाख डोज और बिहार को मिलेगी। देखिए हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आज से बिहार में वैक्सीनेशन का मेगा अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अगले 6 महीनों में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और इसे लेकर के सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इस जो अभियान जो चलेगा उसके लिए 7,75,000 जो डोज हैं वो पिछले रात ही यहाँ पे बिहार पहुँची थी, जिसे तमाम जिलों में भेज दिया गया है। और ये जो डोज आई हैं उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री के जानकारी के मुताबिक उन्होंने जो कहा है कि रविवार तक 10 लाख डोज और जो हैं वो वैक्सीन्स बिहार को मिल जाएंगे, जिससे इस अभियान में और तेज़ी आएगी। आपको बता दें कि मेगा अभियान को सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन करने के लिए राज्य में 6,000 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीन लगाए जा सके, इसके लिए तैयारी की गई है। ये लक्ष्य जो हासिल करना है उसके लिए हर रोज़ कम से कम 3 लाख वैक्सीन लगाना पड़ेगा और इसके लिए बिहार पूरी तरह से तैयार है। जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक जो केंद्र की एजेंसियाँ हैं जो निर्माण करती हैं डोज का, वैक्सीन्स का, वो अभी तक 12 करोड़ हर दिन बना रही थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि 17 करोड़ वैक्सीन जो है वो हर दिन निर्माण करेगी। तो इससे जो है बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीन पहुंच सकेगा। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा गया है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो कम थी, क्योंकि जो डोज है वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब लगातार जो वैक्सीन जो है वो बिहार पहुँच रहा है, तो यहाँ पे जो मेगा अभियान है वो सफल करने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँचें और वैक्सीन लें, ताकि तीसरे वेव से बचा जा सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए झारखंड के लोगों के लिए राहत भरी खबर। झारखंड में अनलॉक 5.0 लागू हो गया है और इसके तहत राज्य सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब पूरे राज्य में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। अभी तक हम आपको बता दें शाम 4 बजे तक ही हाट बाजार खुलने की अनुमति थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब एक से दूसरे जिले में बस परिचालन को अनुमति दे दी गई है। हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बस सेवा पर रोक अभी भी जारी है। वहीं सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, जबकि स्टेडियम, जिम और पार्क को भी खुलने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर ही खुले रहेंगे। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन को खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। और इसी के साथ धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं का प्रवेश भी बंद रहेगा। मेला, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक जारी रहेगी। और झारखंड सरकार की नई गाइडलाइंस में दी गई छूट का असर राजधानी रांची के बाजारों में आज से देखने को मिल रहा है। लालपुर बाजार में आम दिनों की तुलना में ज्यादा भीड़ नजर आई। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि भले ही सरकार ने अनलॉक करते हुए गाइडलाइंस में छूट दी हो, लेकिन तीसरी लहर को लेकर आम लोगों को खुद सावधानी बरतनी होगी। हालांकि सब्जी बाजार में कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। राजधानी रांची के लालपुर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने।
राज्य सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस के बाद अनलॉक में कई बदलाव किए गए हैं। अब राजधानी समेत राज्य भर के तमाम बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही मल्टीप्लेक्स हैं, रेस्तरां हैं, तमाम वैसी जगह जो बैंक्वेट हॉल भी हैं 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हम इस समय खड़े हैं राजधानी के सबसे व्यस्ततम बाजार लालपुर बाजार में, जहां कुछ लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए कि सर वास्तव में जो सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है, मास्क पहनना कंपलसरी है, सैनिटाइजर लगाना ज़रूरी है। तीसरी लहर को देखते हुए ये सब पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। और शहर में जैसे कि अभी भीड़ भड़का बढ़ रहा है, लोग मास्क पहनना छोड़ रहे हैं, सोचते हैं कि कोई बीमारी समारी नहीं है, लेकिन अक्सर है। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा और जो सरकार गाइडलाइन दे रही है उसको हमेशा पालन करते रहना। बिल्कुल, बहुत जिम्मेदारी वाली बात आपने कही। सर आप क्या सोचते हैं? गाइडलाइन अगर पालन करे तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, अगर कोई पालन ही नहीं करेगा तो फिर तो बढ़ेगा ही। हम मल्टीप्लेक्स हो गए, रेस्तरां हो गए, तमाम जो बैंक्वेट हॉल है, तमाम वैसी जगह जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, अब 50% क्षमता के साथ सरकार ने खोलने का आदेश दिया। देखिए सर, अगर हम अपने प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमको कोई भी गाइडलाइन कोई मतलब नहीं रह जाता है। तब तक हमको अपने प्रिकॉशन लेते हुए, क्योंकि 50% है, 50% वहाँ पर आदमी जाएंगे, 50% जाएंगे और अगर अपना सेफ्टी मेजर्स अगर नहीं लेते हैं, सेफ्टी मेजर्स नहीं लेंगे तो फिर ये फैलेगा। भीड़ भाड़ ज़्यादा नज़र आ रही है, लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं और साथ में कुछ कारोबारी भी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें सुबह से खोल रखी है। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सबसे पहले लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ था तो दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्देश था, फिर दोपहर 2 बजे के बाद 4 बजे तक हुआ, अब रात 8 बजे तक खोलने का निर्देश है। अब अच्छा हो गया कि 8 बजे तक टाइमिंग दिया, कोई भी कस्टमर को घूमने का मौका नहीं। वजह से बहुत सारे कस्टमर परेशान हो रहे थे केक के लिए और कोई भी चीज़ सामान लेने के लिए बहुत परेशानी हो रहा था। अब नॉर्मल 8 बजे तक किया है तो अभी बहुत अच्छा किया है। जिम्मेदार राजधानी वासियों का साफ कहना है कि तीसरी लहर को देखकर सतर्कता अभी भी जरूरी है। भले ही सरकार ने अनलॉक किया हो, गाइडलाइंस में थोड़ी छूट दी हो, लेकिन आप सभी को राज्य भर के तमाम लोगों को बाजार में घर से बाहर निकलने से पहले सतर्कता खुद बरतनी होगी, क्योंकि अभी हमें तीसरी लहर को लेकर सावधान रहना है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। इधर हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी और संतोष मांझी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद मांझी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के अलावा निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग पर बातचीत हुई है। मांझी ने चिराग के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जबकि तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि उन्हें बिहार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पहले दशरथ मांझी जी जो पर्वत पुरुष रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध किया था। उसके बाद फिर हम लोग ने कहा था कि साहब जुडिशरी है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात कहा था कि निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर आरक्षण नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो आरक्षण नील हो जाएगा। इसीलिए 16% जो आरक्षण है उसको दिया जाए। यही 3 चिराग पासवान के ऊपर बातचीत हुई है सर, गठबंधन में चिराग पासवान के ऊपर नहीं सर, कुछ नहीं सर। कहा जा रहा है बिहार में सबसे बड़ा कद है बिहार में सर एनडीए के अंदर। क्या जीतनराम मांझी रामविलास पासवान के स्थान ले पाएंगे सर बिहार एनडीए में? ये हम कैसे कहें कि कौन कहाँ क्या है, ये कैसे हम कहें कि कौन किसका स्थान लेगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आप लोगों की पहले से ही मांग रही है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जो भी वहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होता है, बैठक होती है विधायक दल की और उसी में सारा निर्णय होता है। तो एक तरह से जो भी होता है बातचीत के सहारे सब कुछ होता है। इसीलिए मांझी सर, एक खबर आ रही है यूपी से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं पासवान जी की जगह। इसमें कितनी सत्यता है सर? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गिर सकती है 1.5 से 2 महीने के अंदर। कितनी सच्चाई है सर? नहीं, सच्चाई नहीं उसमें ये है कि वो बिहार से कटे हुए रहते हैं। अपने क्षेत्र में गए तो आप लोगों को मालूम हुआ कि काला झंडा दिखलाया गया है। बिहार के इकलौता किन्नर जनप्रतिनिधि मुन्ना किन्नर एक बार फिर डर के साए में जीने को मजबूर है। हथुआ के क्षेत्र संख्या 16 के जिला परिषद सदस्य और जिला किन्नर कल्याण समिति के अध्यक्ष राम दर्शन प्रसाद और मुन्ना किन्नर ने सीएम नीतीश कुमार को खत लिखकर खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई है।
मुन्ना किन्नर के मुताबिक उन्हें बाहर से आए नाच गाना करने वाले लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल बीते अप्रैल और मई महीने में जिले में नाच गाना करने वाले डांसरों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया था। इसको लेकर जिला प्रशासन ने कई थानों में एफआईआर दर्ज कराया था। इसी एफआईआर के बाद आरोपी डांसर मुन्ना किन्नर को केस उठवाने के लिए दबाव बनाने को लेकर धमकी दे रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जी से हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जैसे मुख्यमंत्री जी हमारे किन्नर समाज को आगे माहे बढ़ाए हैं, हमको मुख्यमंत्री जी से इतने कृपा चाहिए जो हमको सुरक्षा मिलो, हमारे जान के बहुत खतरा है। और बात पुलिस की लापरवाही की। वैशाली में पुलिस की लापरवाही से तालाब की सैकड़ों मछलियां मर गई। कटहरा थाना की पुलिस चेहरा कला में बरामद 8000 लीटर शराब को तालाब के किनारे नष्ट कर रही थी और शराब की बोतलों को जेसीबी से तोड़ा जा रहा था। नष्ट करने के दौरान सैकड़ों लीटर शराब तालाब में बहकर चली गई। इसके बाद तालाब की मछलियां मरने लगी। अब तालाब में मछलियों के मरने के बाद गांव में दुर्गंध फैल गया है। वहीं तालाब में मछली पालन करने वाले शख्स ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। तो तस्वीरें आप देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें हाजीपुर से, जहां पुलिस की लापरवाही कह लें, जिसके बाद यह तस्वीर सामने आई। शराब को नष्ट किया जा रहा था, अवैध शराब को, लेकिन जहां नष्ट किया जा रहा था वहीं तालाब था और सारा शराब जो है शराब वो इस तालाब में चला गया, जिसके बाद मछली। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।